द वायर में आपका स्वागत है। स्पेशल ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं द वायर का। लाइव ये तय हो चुका है कि अब वो भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी। एक महिला होना, एक आदिवासी होना, इस सब को बढ़ चढ़ कर भाजपा पेश कर रही है। और जाहिर है एक आदिवासी समुदाय के लिए, खासकर जितना पिछड़ा ये समुदाय है उसके लिए बड़ी बात है कि देश के उच्चतम पद पर एक महिला और एक आदिवासी को जगह मिल रही है। लेकिन साथ साथ हम ये तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इस सब के पीछे क्या सिर्फ मुखौटे, चाहे हम दलित राष्ट्रपति की बात करें जिनको भाजपा ने, एनडीए ने राष्ट्रपति के पद पे बिठाया, इसके अलावा अब हम बात करें चाहे आदिवासी राष्ट्रपति की, इस सब के पीछे जो इलेक्टोरल कैलकुलेशंस हैं, जो चुनावी जो गणित है वो क्या है? क्या वाकई सिर्फ मुखौटे, सिर्फ चेहरे, सिर्फ मैस्कॉट्स बना के आगे क्या दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का उत्थान होगा? क्योंकि हमने जिस तरह से देखा है पिछले 8 साल में लगातार भाजपा और आरएसएस की जो राजनीति है, हमने पूरे तरीके से देखा है कि चाहे वो किसानों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, इन तमाम लोगों को, अल्पसंख्यकों की बात हो, हाशिए पे फेंकने का काम किया है। तो एक तरफ समुदाय को ज्यादा अधिकार या बेहतर तरीके से उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं, लेकिन सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि मुखौटे हमारे सामने जरूर आ रहे हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसावी कीरो जो कि ऑथर हैं और झारखंड स्टेट कमीशन की मेंबर रह चुकी हैं। इसके अलावा मेरे साथ दूसरी खास मेहमान मौजूद हैं, रजनी मुर्मू, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोड्डा कॉलेज झारखंड में। मेरे साथ लक्ष्मण यादव मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। हिमांशु कुमार भी कुछ ही पलों में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जाने माने एक्टिविस्ट हैं और आदिवासियों के साथ खासकर उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी, समर्पित कर दी आदिवासियों के साथ काम करने में। और मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद तो मेरे साथ जुड़ गए। मैं बहुत खुश हूँ आज स्वागत करते हुए दो जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं जो उच्च स्तर पर पहुंची हैं और पढ़ा रही हैं लोगों को, एक तरह से मैं कहूंगी कि एक राह को रोशन करने का काम कर रही हैं। दोनों मेरे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर वसवी जी और रजनी मुर्मू जी। रजी जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर सकूं तो मैं पहली टिप्पणी आपकी ये जानना चाहूंगी कि देखिए, खुशी तो इस बात की है कि एक महिला उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है, वो भी एक ट्राइबल महिला है। भाजपा और एनडीए भी इसको बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं, लेकिन ये तो एक तस्वीर हुई जो सामने नजर आ रही है। तस्वीर के पीछे की कहानी आप कैसे देख पा रही हैं? जी बिल्कुल। बहुत लोग मतलब खुश हो रहे हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति और वो भी महिला बनी है। तो ये उनको मैं उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि की तरह देखती हूँ कि ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है और हम इस तरह से और लोगों को हम बधाई देते हैं, उस तरह से दिया जा सकता है उनको बधाई। लेकिन एक आदिवासी समुदाय की बात करें, पूरे समाज की बात करें, तो इसमें समुदाय की, समाज की, आदिवासी समाज की कुछ खास मुझे खुश होने वाली बात या समुदाय को उससे कुछ लाभ मिलेगा या फायदा मिलेगा या कुछ उत्थान होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसका पिछला हमने देखा, इससे पहले दलित राष्ट्रपति बने या मुस्लिम राष्ट्रपति बने, तो उनसे मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को या दलितों को क्या लाभ मिला? कहीं न कहीं उनको कहीं न कहीं हतोत्साहित किया गया। जिस तरह से पिछले जो दलित राष्ट्रपति रहे, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में प्रेजेंट किया, जिस तरह से उनका बिहेवियर था, और एक मंदिर से भी उनको वहाँ पे पूजा नहीं करने दिया गया, या जिस तरह से झुक के वो प्रणाम करते थे नेताओं को, तो वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति की जो गौरव है, उनका जो सम्मान है, उन्होंने कहीं न कहीं उसको डाउन किया, कम किया। तो यहाँ पे भी वही संभावना दिख रही है कि जो राष्ट्रपति बनेंगे आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासियों के प्रति जो छवि है, जो धारणा है, एक तरह से पूरे तरीके से बदलने की कोशिश की जाएगी। शुरुआत में ही जैसे उनकी तस्वीर आई थी, जब घोषणा की गई थी बीजेपी के द्वारा उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो झाड़ू लगाते हुए उनको दिखाया गया। जो इस तरह से दिखाना, मतलब एक तरह से घोषित करना कि आदिवासी जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, और आप जानते हैं कि हिंदू इस चीज के लिए आदिवासी इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि वो आदिवासी हिंदू नहीं है। और बीजेपी ने एकदम एक झटके में ही दिखा दिया पूरे देश को, पूरे विश्व को कि आदिवासी हिंदू है, और इस तरह से वो पूजा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो एक तरह से आदिवासियों का जो पूरा अस्तित्व है, उसकी पहचान को ही बदलने की कोशिश मुझे पहली बार ही दिख रही। तो आगे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ लाभ मिलेगा आदिवासियों को। मैं मानती हूँ कि 75 सालों में पहली बार ऐसा ज़रूर हुआ है कि एक आदिवासी और महिला को राष्ट्रपति का स्थान मिला है, और इस बात की तो निश्चित तौर पर प्रशंसा की जानी ही चाहिए, क्योंकि ये अवसर पहले आदिवासी को नहीं मिला। हम कहते हैं कि ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डेमोक्रेसी है इस देश में,
लेकिन इतना विलंब क्यों हुआ एक आदिवासी को इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुंचने के लिए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे चर्चा होनी चाहिए। 2016 में जो नई सरकार बनी 2014 में, और नई सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने पूरे आदिवासी भारत की पोल खोल कर रख दी है। चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो या शिक्षा का सवाल हो, ये संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है कि आदिवासी भारत में, ट्राइबल इंडिया में लगभग 70% विमेन, ट्राइबल विमेन एनीमिक हैं। आदिवासी बच्चे कुपोषित हैं। 112% बच्चे ऐसे हैं जो 5 इयर्स अपना 5वां बर्थडे नहीं मना पाते। मैं बोल रही हूँ कि जो मीडिया में जो इश्यूज आते हैं वो ठीक है, अपने अपने ओपिनियंस की राइट सबको है, लेकिन अदेखा भारत, जो भारत के आदिवासी भारत की जो हालात हैं, उस पर अभी भी सही मायने में रोशनी नहीं पड़ पाई है। लक्ष्मण जी, मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि इतने गंभीर सवाल, ये दो बहुत ही उच्च पदों पर पहुंची, जो पहुंच सकी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ये हमारे सामने बता रही हैं, हमारे मुंह पर वो सवाल हमें दिख रहे हैं जो हमने नहीं उठाए या मीडिया ने नहीं उठाए। आज इन सवालों को सबको एक तरह से दबाकर, एक तरह से अलंकारित किया जा रहा है उस पद पर एक आदिवासी महिला को। लेकिन इसके साथ साथ क्या इस बात से हम इनकार करें कि ये काम भी मोदी सरकार को करना था, भाजपा और एनडीए को करना था? सेक्युलर पार्टियों ने इतने सालों में इस बारे में भी नहीं सोचा। जी, शुक्रिया अरफा इस बातचीत में शामिल करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगा द्रौपदी मुर्मू जी को कि वो इस देश के 75 साल बाद अमृत महोत्सव मनाए जाने के दौरान पहली आदिवासी महिला के तौर पर राष्ट्रपति बनी है, और ये देश के लिए बड़ी बात है। जब आप कहते हैं कि राष्ट्र में सबकी हिस्सेदारी है, सब लोग उसमें शामिल हैं, तो ये भी बड़ी बात है कि एक आदिवासी महिला इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। लेकिन इसके साथ ही इस बहस में, इस बातचीत में ये दूसरा पहलू भी सामने आ ही गया, और बहुत खूबसूरत बात जहां से हमारे पूर्व के वक्ता ने कही, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर जैसे एक 2014 में एक ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश को मिले, जिनकी जाति भी किसी ने नहीं पूछी थी, उन्होंने खुद चुनावी भाषण में कहा। 2017 में आकर के एक दलित राष्ट्रपति बने, क्योंकि दलित तो पहले भी बन चुके थे, के.आर. नारायणन, लेकिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के जाति नहीं बताई गई थी। उस गलती को भी ठीक किया गया इस बार, और बाकायदे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी जाति बताई कि हमने दलित राष्ट्रपति बनाया है। ये मौका फिर से आया है एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए जाने का। मुझे नहीं लगता कि फिर किसी ने जाति पूछी होगी, लेकिन पहले दिन से ये प्रचार चल रहा है कि जो काम अब तक नहीं हुआ, देखिए हम आदिवासी तबके से एक व्यक्ति को ले आ रहे हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया, बौद्धिक जगत बाकायदे उनकी जातियां बता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जाति का विनाश करने वाले 90% लोग इस देश में ये सवाल उठाते थे कि जाति के आधार पर हमारा शोषण हुआ, हमें बराबरी चाहिए, तो उन्हें जातिवादी कहा गया, और आज ये उनकी जातियां कौन बता रहा है? नंबर एक। नंबर दो बात ये कि वैयक्तिक उपलब्धि होना एक मुख्तलिफ बात है। मैं बिल्कुल रेफरेंस ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रपति पद एक प्रतीक है, इस राष्ट्रपति पद का कार्य बहुत सीमित है, एक ऐसा चेहरा है जिसको बहुत सबसे ऊपरी पायदान पर रख करके हम एक प्रतीकात्मक तवज्जो देते हैं। निर्णय लेने का अधिकार तो इस देश में प्रधानमंत्री के पद के पास है, लेकिन फिर भी क्या इस देश में अब तक किसी भी सत्ताधारी दल को यह नहीं समझ में आया कि यह काम उन्हें भी तो किया जा सकता था, जो आपके सवाल में शामिल था? अरफा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस समय अगर कहा जाए तो सबसे अच्छा सामाजिक न्याय भाजपा कर रही है। वो कैबिनेट के मंत्री भी बनाती है तो जातियां बताती है, बड़े बड़े पोस्टर लगा के कि 12 दलित, 27 ओबीसी मिनिस्टर बनाए हैं, और ये वो लोग करते हैं जो जाति के नाम पर बात नहीं करते और जाति जनगणना की तो बात ही नहीं करते। उसके बाद जाति को लेकर के जितने भी काम हुए सामाजिक न्याय के लिहाज से, वो बीजेपी कर रही है। लेकिन यही नरेशन बनाने के पीछे जब मैं इसे काउंटर कर रहा हूं तो मेरा सवाल होता है, अगर मोदी जी ओबीसी होने का क्लेम करते हैं तो अब तक के 8 साल के अपने कार्यकाल में एक बार भी मंडल कमीशन का जिक्र क्यों नहीं किया? निजीकरण करते जा रहे हैं। ओबीसी का सबसे बड़ा सवाल इस समय जाति जनगणना का सवाल है, मोदी जी ने उस पर कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया?
जो दलित होने का सबसे बड़े सवाल थे, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी हुई थी। 2018 में उसके लिए आंदोलन हुआ। राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, एक लफ्ज क्यों नहीं बोले। हाथरस से लेकर के तमाम काम हुए, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। बेसिकली बीजेपी का सामाजिक न्याय ये है कि आपकी जाति के व्यक्ति को आगे करके ये कहा जा रहा है कि आप हमें वोट दो, लेकिन जो एजेंडा होता है उस पूरे समुदाय का, उसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, उस समुदाय के एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसलिए जो आदिवासियों के सवाल हैं, मसलन इन सवालों में हम अगर कहें जल जंगल जमीन बचाने का सवाल, अंबानी और अडानी को खनिज देने का सवाल, और दूर क्यों जाएं आरफा जी, अभी घोषणा हुई थी कि द्रौपदी मुर्मू जी कैंडिडेट होंगी, और अनुसूची 5 के द्वारा जो संरक्षित है ग्राम पंचायत अधिनियम के जरिए आदिवासी इलाके, उनमें संशोधन का बिल कौन पास किया कि अब ग्राम पंचायत की सहमति के बिना, आदिवासियों की सहमति के बिना उनकी जमीन ले ली जाएगी। सामाजिक न्याय जो बीजेपी कर रही है वो ये कर रही है कि जैसे रामनाथ कोविंद को आगे करके दलितों के खिलाफ सारे काम किए गए, वैसे ही आदिवासी महिला को आगे किया जाएगा। और पीछे क्या किया जाएगा, जो जल जंगल जमीन का सवाल है, जिसे अंबानी और अडानी के हाथों बेचा जाना है, उसे बड़ी आसानी से बेचा जाएगा। और अगर आदिवासी लड़ेंगे, विरोध करेंगे, तो उन्हें यह कहा जाएगा कि 75 साल बाद पहली बार हमने आपको पहली महिला आदिवासी दिया था। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एजेंडा फोकस होना चाहिए। जाति के नाम पर आप किसी को आगे कर रहे हैं, ये उस व्यक्ति की उपलब्धि हो सकती है। इसी बात से सहमति जताते हुए मैं कह रहा हूं, एजेंडा ओरिएंटेड अगर सोशल जस्टिस नहीं है तो असल में ये सोशल जस्टिस नहीं, ये खतरनाक है। क्योंकि गांव के लोगों को ये बात समझा देंगे, बनवासी कहने वाले लोग, आदिवासी पहचान की लड़ाई है, वो अलग धर्म कोड की मांग करते हैं, सरना धर्म कोड की मांग, और वहां आप बनवासी आदिवासी अस्मिता में हिंदू अस्मिता, और उसके बाद ये सारा काम होगा। मुझे लगता है कि इस पर बहस होनी चाहिए, ये गंभीर बहस है। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपति बनकर के जो स्टैंड राजेंद्र प्रसाद ने लिया कि मैं जाऊंगा सोमनाथ मंदिर, नेहरू कहते रह गए कि नहीं ये अब सबसे बड़े पद पर है मत जाइए, फिर भी गए, वो अपने तरह का स्टैंड था। बनारस में जाकर के बच्चों के, ब्राह्मणों के पैर धोए राष्ट्रपति ने, देश के पहले राष्ट्रपति ने स्टैंड लिया, वो अपने तरह का स्टैंड था। दूसरा स्टैंड लिया था ज्ञानी जैल सिंह ने और KR नारायणन ने, वो अलग किस्म का स्टैंड था। लिया था द्रौपदी मुर्मू ने छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को रोका। लेकिन क्या द्रौपदी मुर्मू के सामने अगर कोई फाइल आएगी कि हम आदिवासी इलाकों को, जल जंगल जमीन को अंबानी और अडानी के हाथों बेचेंगे, क्या उस पर वो साइन कर पाएंगे या उसे रोक पाएंगी? चुनौती और इम्तिहान इस बात का है। ये मेरी टिप्पणी इस पे। देखिए, लक्ष्मण जी ने अभी कहा कि CNT एक्ट को उन्होंने वापस किया, संशोधन बिल को, तो वो भी वो लोग झूठ फैला रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं वापस लेना है, लेकिन सच बात नहीं है। बहुत ही उग्र आंदोलन हुए थे झारखंड में, और हिंसक आंदोलन भी हुए थे, बहुत नाराजगी चली थी लोगों के बीच में, और ये सरकार का ही फैसला था कि खूब नेगेटिव चला जाएगा सारा माहौल, इसलिए उन्होंने ये जो संशोधन है CNT एक्ट का जमीन का, उन्होंने वापस लिया। और अभी देखिए, आप इधर झारखंड में ही देख लीजिए, या हिमांशु कुमार के साथ अभी आप देख लीजिए, जो आदिवासियों के साथ काम करते हैं, रुपेश कुमार सिंह, जो आदिवासियों के मुद्दे को उठाते हैं बहुत ही उग्रता के साथ। एक तरफ इधर राष्ट्रपति का बधाई लोग दे रहे हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति, और उधर ऐसे लोगों को जो आदिवासियों के मुद्दे को उठाते हैं, उनके जंगल जमीन के लिए लोग लड़ते हैं, उनको ये लोग जेलों में डालने की सारी प्रक्रिया पूरी कर रहा है। तो एक तरह से ये लोगों के जो पक्ष में जो माहौल बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। लोग खुश हो रहे हैं। मुझे देख के ये बहुत दुख हो रहा है कि जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार में नहीं आए। वो समझते हैं कि बीजेपी जो है किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है पूरे देश को, या आदिवासियों को, या दलितों को। इसके बावजूद वो खुशी मना रहे हैं अभी कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही है, बेहद खुशी उनको महसूस हो रही है, और इस तरह से वो डाल रहे हैं लोगों के दिमाग में। तो ये बहुत ही भयानक बात है हमारे लिए, आदिवासियों के लिए, कि सारे जो मुद्दे हैं, आदिवासियों की समस्याएं हैं, जिस तरह से शोषण और दमन हो रहा है आदिवासियों के साथ, उन सारे मुद्दों से जिस तरह से हटा के ये एक तरह से हम लोग जो कहते हैं ना कि महिमा मंडन जो हम लोग करते हैं, औरतों का जो करते हैं कि औरतें जो देवी होती है, हिंदू जो कट्टर हिंदू कहते हैं कि औरतें देवी होती है, तो देवी करके हम लोग पूजा करते हैं, और घर में जो साधारण औरतें होती है, आम औरतें होती है, उनकी हम लोग पिटाई करते रहते हैं, उनके साथ जो हिंसा होती है
जो दुर्व्यवहार होता है उनके साथ, उस पर हम लोग कम डिस्कस करते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि आदिवासियों का आप इधर पीठ पीछे आप दोहन करो, शोषण करो पीठ पीछे के सामने ही, और इधर आप लोगों को एकदम उन्मादी बना दो, वो एकदम से खुशी से पागल हो रहे हैं। वैसे लोग भी जो बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष जो है इसकी बहुत ज्यादा मुझे कमजोरी महसूस हो रही है कि जिस तरह से बीजेपी अपने एजेंडे पे काम कर रही है, लोगों के माइंड के साथ खेल रही है। विपक्ष इस मामले में बहुत ही मतलब ठीक से काम नहीं कर रही है। उनको भी कोई आदिवासी रख देना चाहिए था, भले वो ना जीते, आदिवासी उम्मीदवार रख लेना चाहिए था। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इन दोनों की सरकारों से लड़ने वाले जो लोग थे, चाहे वो स्टैन स्वामी हो जो कि जेल में, उनको वो जो आदिवासियों के बीच में काम करते थे वो जेल में मर गए, सुधा भारद्वाज थी जो कि आदिवासियों का जो के दमन के खिलाफ केस उनका लेती थी, वो जेल में है आज। सुरेंद्र गडलिंग है, वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में आदिवासियों के बीच में काम करते थे, वो आज यूएपीए के अंदर जेल में है। हाँ, ये सारी चीजें हो रही हैं, और जितने भी आप देख लीजिए आदिवासियों की जो आवाज है उठाता रहा है वो आज सारे जेल में है। और सारा इनका जो, और इन्होंने क्या किया, भाजपा अभी सबसे ज्यादा भाजपा की सरकारें सारे स्टेट्स में है। कितने इनसे पूछना चाहिए कि कितने ऐसे स्टेट्स है जहां पर पेशा जो कानून है, जहां ग्राम सभा को हक दिया जाता है, उनको अधिकार मिले हैं। एक भी ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पेशा एक ऐसा कानून है जिसमें सरकारों को निजीकरण करने को से रोकेगा। वो जो 2006 के द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, उसके साथ तो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि अभी ये राष्ट्रपति एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है, तो ये अटेंशन तो कराना होगा। और देखिए हमारा देश ही ऐसा है, जनतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन कोई भी बातें और कोई भी डिमांड्स तभी पूरी होती है ना जब एक बड़ा जन आंदोलन होता है, एक बड़ी लड़ाई होता है। यहाँ हम लोग विस्थापन के खिलाफ बड़ी लड़ाई कर रहे हैं और बहुत मुकदमे, हमारे ऊपर ही 2 मुकदमे लगे हैं, लेकिन जमीन वापसी का सवाल और आदिवासियों की जमीन बिना विस्थापन के विकास का सवाल, ये सब बहुत मेनस्ट्रीमिंग एजेंडा नहीं हो पाया है। मैं मानती हूँ कि अगर ये प्रेसिडेंट ट्राइबल हुई हैं तो ये सारे मुद्दे सरफेस में आने चाहिए, और मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक का, प्रिंट का, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया, बहुत सारे मीडियाज अभी चल रहे हैं, उनका ये रोल बनता है कि जो ट्राइबल इंडिया की तस्वीर है वो कम से कम मैडम द्रौपदी मुर्मू को दिखाना चाहिए। और मैं नहीं मानती कि मैडम द्रौपदी ने पूरे ट्राइबल इंडिया का दौरा किया होगा, ऐसा भी नहीं। इनकी जो सीमित भूमिका है रायरंगपुर की, वो पार्षद बनी, फिर एमएलए बनी, फिर वो मंत्री बनी, राज्यपाल बनी, फिर प्रेसिडेंट में गई। तो देखिए भारत की तस्वीर, आदिवासी भारत की तस्वीर बदलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको दौरा करना पड़ेगा। आखिरी सवाल डॉक्टर लक्ष्मण यादव से पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, क्या इतना महत्वाकांक्षी, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं, कि हुआ जा सकता है कि इतने सारे मुद्दे सामने आएंगे? ख्वाहिश तो हमारी यही होगी, लेकिन मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि क्या पिछले राष्ट्रपतियों ने बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया जो हम नए राष्ट्रपति से बहुत उम्मीद लगा लें? दूसरी बड़ी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि विपक्ष के लिए और विपक्ष की राजनीति के लिए क्या संदेश है आज के दिन? देखिए अर्फा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये सवाल तो बेजा है कि जो काम बाकी राष्ट्रपति नहीं कर पाए वो द्रौपदी जी कैसे कर लेंगी। लेकिन पलट के इस बात को समझिए, प्रतिभा पाटिल जी के राष्ट्रपति बना करके कितना वोट बैंक लिया गया होगा, कौन कौन सी पॉलिसीज पास की गई होंगी जो महिला विरोधी हैं, क्योंकि वो उस आइडेंटिटी से नहीं आई थी। इसलिए जो काम रामनाथ कोविंद जी के रहने पर हुआ, मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे ऐतिहासिक काम रामनाथ कोविंद जी के रहने पर हुआ कि राम मंदिर का फैसला आया, मंदिर बन गया। तो ये दलित राष्ट्रपति के साथ रहने पे हुआ, भले ही मंदिर पूजन में उनको नहीं बुलाया गया, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। ये जिस पहचान को आगे करके राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिक लाभ और बहुत सामुदायिक एजेंडे के खिलाफ जाकर इसका लाभ लेगी बीजेपी। इसलिए इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। इसलिए हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि जिस पहचान को आगे करके आपको राष्ट्रपति बना करके बीजेपी ये संदेश दे रही है कि पहली बार हमने ये किया, कहीं उस पहचान के सामूहिक हितों के खिलाफ आपके रहते काम तो नहीं होगा, जो आपके समुदाय के लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो लगेगा कि हमें राष्ट्रपति मिल गई। सब एक बात ये,
दूसरी बात जो विपक्ष को लेकर के है, बिल्कुल सही बात है कि आपने इतना मौका क्यों छोड़ा। अभी हमारी वसवी जी कह रही थी, बिल्कुल ठीक बात कह रही थी, मैं सहमत होते हुए कह रहा हूं कि 75 साल की बात छोड़ें आप, इस बार के चुनाव में भी क्या आपको नहीं पता था कि बीजेपी आदिवासी कार्ड खेलने वाली है? क्या आपको नहीं पता था कि बीजेपी अगर आदिवासी ले आएगी तो आप भी सिंबॉलिक रूप से आदिवासी कैंडिडेट देते, जो कि आज तक आपने क्यों नहीं दिया था? आपका राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जहां जहां अधूरी थी, बीजेपी उसका राजनीतिक लाभ ले रही है, तो बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, वो लाभ लेगी। तो आपको भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए, क्या लेफ्ट, क्या सेंटर, क्या सोशलिस्ट पार्टियां, सारे लोग किसका समर्थन कर रहे हैं इसी चुनाव में? आज भी अपनी राजनीति को आप बदलना नहीं चाहते, आज भी सामाजिक न्याय, समाजवाद, सेकुलरिज्म की बात करते हुए आप खुल करके उस एजेंडे पर नहीं आना चाह रहे, बीजेपी आ रही है। आप सही करते, बीजेपी गलत कर रही है, वो हार जाती। इसलिए राजनीतिक दलों की जो स्थिति है वो और चिंताजनक है। आखिरी टिप्पणी आरफा जी ये है कि मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो अभी तो उस सवाल पर मैं जा ही नहीं रहा हूं कि 7.5% आदिवासी आबादी थी तो 7.5% रिजर्वेशन मिला है। 2011 की जनगणना करिए, उनकी आबादी 8.6% हो गई है, तो रिजर्वेशन क्यों नहीं बढ़ाया जाए? ये तो एजेंडा अभी आदिवासी मांग भी नहीं रहे, ये तो बड़ी बात है। जो आदिवासी मांग रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और बिल्कुल ठीक हमारी पूर्व की वक्ता ने कहा, हिमांशु कुमार जेल में जाने वाले हैं। सोनी सूरी को क्या नहीं बनाया जा सकता था राष्ट्रपति? सोनी सूरी ने क्या क्या नहीं झेला है। और आदिवासी महिलाएं, और जैसे लक्ष्मणपुर बाथे कांड हुआ ना, शंकर बिगहा हुआ ना, उसमें सारे आरोपी बरी हो गए, वैसे ही नक्सलियों के नाम पर जितने आदिवासियों को मारा जा रहा है, सीआरपीएफ के जवानों पर जो आरोप लग रहा है, वो सारे लोग बरी हो रहे हैं। बीजेपी के रहते हुए जो अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जुल्म कर रहे थे, कांग्रेस वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्हें भी सम्मानित कर रहे हैं। तो जो जमीन पर लड़ रहा है वैसा आदिवासी बीजेपी को नहीं चाहिए, जो जमीन पर लड़ रहा है वैसा ओबीसी नहीं चाहिए, वैसा दलित नहीं चाहिए। ये तो क्लियर है, वो संघ के एजेंडे पर काम करते हैं। लेकिन ये विपक्षी नेता कभी नहीं समझ रहे। आज भी सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, सॉफ्ट जो कम्युनलिज्म है, हार्ड कम्युनलिज्म, अगर आप इस पे करेंगे तो मेरी उम्मीद आखिरी में जनता के पास होगी। जन आंदोलनों से उम्मीद करूंगा मैं, भले ही वो जेल में जाएं, भले ही वो प्रतीकात्मक रूप से चेहरे को रख करके आगे वोट मांगे, लेकिन मेरी उम्मीद उस जन आंदोलन से होगी जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा, महिला के एजेंडे पर लड़ रहा है। उससे उम्मीद होगी कि वही से रोक पाएगा। शुक्रिया। और